एवरीवन, जय हिंद। और विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस क्लास में हम लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट किया हुआ है और दिल्ली सल्तनत को हम इसमें पढ़ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है ये है इन्वेजन ऑफ टर्क्स इन इंडिया। ठीक है, इन्वेजन ऑफ टर्क्स इन इंडिया। टर्क्स ने जब इंडिया में इन्वेजन किया था तो टर्क्स थे कौन? ठीक है, पहली बार जो टर्क्स जो थे बच्चों, वो अफगानिस्तान में रहने वाला एक कबीला था। टर्क्स की टोटल 63 क्लैंस थे। टर्क एक बहुत बड़ा कम्युनिटी था। इस कम्युनिटी में 63 क्लैंस हुआ करते थे। ठीक है, नाउ टर्क में भारत पे सबसे पहले जिस इंसान ने आक्रमण किया था ये था महमूद गजनी। ठीक है, ये आपके सामने उसका फोटो है। इसका नाम क्या था? महमूद गजनी था। और महमूद गजनी अफगानिस्तान में गजनी का रहने वाला था। ठीक है, महमूद गजनवी जो है बच्चों, ये अफगानिस्तान में गजनी का आपका रहने वाला था। और इस गजनी ने बच्चों 101 बीसी से लेकर एडी से लेकर 127 एडी तक इंडिया में 17 टाइम्स अटैक किया था। ठीक है, जो ये महमूद गजनी था बच्चों, इसने 1001 से 1001 एडी से लेकर 1027 एडी तक इंडिया पे टोटल 17 टाइम्स आपका अटैक किया था। ठीक है बच्चों, टोटल कितने टाइम्स अटैक किया था? आपके 17 टाइम्स अटैक किया था। 1027 एडी। ठीक है, बिटवीन 1001 एडी टू 1027 एडी ही अटैक्ड इंडिया 17 टाइम्स। और इसके जो अटैक्स थे बच्चों इंडिया पे, उस अटैक्स का एकमात्र जो ऑब्जेक्टिव था, नॉट टू गेन या नॉट टू स्प्रेड हिज किंगडम, जस्ट टू अर्न मनी, जस्ट टू लूट द इंडियन किंगडम्स। ठीक है, इसका गजनी ने जो भारत पर आक्रमण किए बार बार, इन अटैक्स का एक ही मोटिव था इसके पीछे। वो क्या करना चाहता था? भारत के किंगडम्स को लूटना चाहता था। क्योंकि इंडियंस जो आपके राजा महाराजा थे या इंडियन किंगडम्स जो थे वो क्या थे? बहुत ज्यादा आपके रिच हुआ करते थे, प्रॉस्पर हुआ करते थे। जिस समय हमारे यहाँ सिविलाइजेशन फ्लरिश आपकी हुई थी, जिस समय इंडिया में बड़े बड़े आपके शहर हुआ करते थे, किंगडम्स हुआ करते थे, उस समय अफगानिस्तान में नोमैडिक कल्चर चला करता था। नोमैडिक कल्चर यानी कि लोग तंबू टेंट गाड़ के आपका रहा करते थे, कबीलों में आपका रहा करते थे, नोमैडिक कल्चर आपका जीवन जिया करते थे। और उस समय इंडिया में क्या थी? आपकी सिविलाइजेशन थी, तो इंडिया क्या था? आपका प्रॉस्पर था। गजनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो अटैक है वो इसने 1025 एडी में आपका किया था बच्चों। और ये किया था इसने कहां पर? सोमनाथ टेम्पल पर। सोमनाथ टेम्पल जो है बच्चों कहां पर है? आपका गुजरात में है। सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका अटैक माना जाता है इंडिया में, वो कहां माना जाता है बच्चों? सोमनाथ टेम्पल माना जाता है। ठीक है, ये आपके सामने देखो बच्चों, सोमनाथ टेम्पल है। ये सोमनाथ टेम्पल जो है बच्चों, ये कहां पर है? आपका गुजरात में है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अटैक गजनी का माना जाता है वो कहां माना जाता है? आपके 1025 एडी में सोमनाथ के टेम्पल माना जाता है। और सोमनाथ कहां है बच्चों? तो देखो, ये है आपका इधर समुद्र के किनारे श्री सोमनाथ टेम्पल ज्योतिर्लिंगा। ये आपको मैप में मैंने दिखाया है कि सोमनाथ टेम्पल आपका कहाँ है? गुजरात के बिल्कुल आपके एज में है। यहाँ पर आपका गिरनार कोस्ट है। गिरनार कोस्ट पर क्या है? आपका सोमनाथ टेम्पल है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सोमनाथ मंदिर है जिसको महमूद गजनी ने आपका लूटा था। महमूद गजनी जो आपका इंसान था, ये आपका गजनी का रूलर था। और इसने इंडिया पर अटैक किया था कितने टाइम? 17 टाइम्स अटैक किए थे। 1001 एडी से लेकर 1027 एडी तक इसने इंडिया पे आपके 17 टाइम्स अटैक किए थे। और 1025 में जो इसका अटैक था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसने गुजरात के सोमनाथ टेम्पल को आपका लूटा था बच्चों। और जिस समय इसने सोमनाथ के टेम्पल पर अटैक किया था बच्चों, उस समय गुजरात के जो रूलर्स थे ये आपकी हुआ करते थे चालुक्यास। गुजरात में इस समय कौन रूल करता था बच्चों? चालुक्यास रूल करते थे जब इसने सोमनाथ टेम्पल को आपका लूटा था। ठीक है, क्लियर हो गया? और ध्यान रखो, जितने भी आपके टर्क्स इंडिया में आएंगे, गौरी से पहले वो इंडिया में बस लूटपाट करने के लिए आएंगे, पैसा जमा करने के लिए आएंगे। इंडिया में अपने एम्पायर को स्प्रेड करने के लिए कोई नहीं आएगा। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ करता था बच्चों, वो भी समझाता हूं आपको कि क्यों टर्क्स जो थे इंडिया में लूटपाट के लिए आते थे। देखो, ये जो रीजन है ना बच्चों, ये रीजन कहलाता है सेंट्रल एशिया। ठीक है, ये रीजन कहलाता है बच्चों सेंट्रल एशिया। और इन सेंट्रल एशिया में ना बहुत सारे ये नोमैडिक कबीले हुआ करते थे।
कबीला स्ट्रक्चर चलता था, यहाँ पे नोमैडिक कल्चर आपका चला करता था। और ये जो नोमैडिक कबीले जो हुआ करते थे, ये पावर के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, ये पावर के लिए आपस में लड़ते रहते थे। देखो रीजन क्या है बच्चों, सेंट्रल एशिया का जो रीजन है ना बच्चों, वो ज्योग्राफिकली इतना ज्यादा रिसोर्सफुल नहीं है, वहां पर इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। तो ये क्लैंस के बीच में जो फाइट हुआ करती थी, ये सिर्फ पावर को लेकर नहीं थी, ये रिसोर्सेज को लेकर भी थी। अब बच्चों आपने एक इन्वेडर का नाम सुना है, चिंगिस खान, है ना, आपने इसका नाम सुना है चिंगिस खान। चिंगिस खान जो था वो बहुत बड़ा इन्वेडर था, बहुत ही आपका बड़े एरिया पे उसने अपने किंगडम को स्प्रेड किया था। चिंगिस खान के इतने सारे अटैक करने का रीजन क्या था बच्चों, क्योंकि चिंगिस खान मंगोलिया के रीजन में रूल किया करता था। सेंट्रल एशिया का रीजन है, ठीक है, सेंट्रल ईस्टर्न एशिया का आपका रीजन है मंगोलिया। अब इन रीजन में जो सेंट्रल एशिया का जो रीजन है ना बच्चों, यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम है। पहले तो क्लाइमेट बहुत ज्यादा कोल्ड है, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज्यादा कोल्ड है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन कोल्ड होने की वजह से एग्रीकल्चर जो है इतना ज्यादा नहीं हो पाता। इसके अलावा जो टेरेन है इस जगह का, जो ट्रेन है, जो लैंडस्केप है, वो बहुत ज्यादा क्या है, हार्ड है, टफ है। टफ लाइफ होने की वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए कंडीशंस आइडल नहीं है। अगर किसी रीजन में बच्चों एग्रीकल्चर के लिए कंडीशन आइडल नहीं होगा तो उस रीजन में क्या रहेगा बच्चों, रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी रहेगी। अगर रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी आपकी रहेगी तो जो एक कबीले हैं, जो क्लैंस हैं, ये रिसोर्सेज के लिए आपस में झगड़ा करेंगे, ठीक है, आपस में लड़ाई करेंगे। किस लिए, आप देखो खाना नहीं है, अगर ग्रेन नहीं है तो लोग क्या खाएंगे, मीट खाएंगे। तो जिस कबीले के पास ज्यादा आपके एनिमल्स आपके होंगे, उस कबीले पे दूसरा कबीला अटैक करेगा, उसके एनिमल के हर्ड को अपने हर्ड में शामिल कर लेगा, फिर कोई दूसरा क्लैन आपका अटैक करेगा, ठीक है। तो यहां पर बच्चों मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अगर सेंट्रल एशिया में बहुत ज्यादा नोमैडिक कबीलों के बीच में झगड़े हुआ करते थे बच्चों, तो झगड़ों का या इन वॉर्स का रीजन पावर नहीं था, इस वॉर का रीजन था बच्चों सर्वाइवल, ठीक है। यानी कि ये अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि इस रीजन में क्या थी, रिसोर्सेज की कमी हुआ करती थी। तो अगर महमूद गजनी इंडिया आया है लूटपाट करने के लिए, तो वो क्यों आया होगा कि यहां से पैसा लूट कर ले जाऊंगा और उस पैसे को फिर कहां लगाऊंगा, सेंट्रल एशिया की वॉर में इन्वेस्ट करूंगा और बड़ा अपना हट बनाऊंगा, ठीक है। पर आप ये भी कह सकते हो कि सर वो तो यहां पे भी रह सकते जैसे और लोग रहने के लिए आए। पर देखो बच्चों, हर किसी का अपना अपना नजरिया होता है। तो जो गजनी है उसने भारत को इन्वेड किया इसलिए ताकि वो इंडिया से पैसा लूट कर ले जा सके और उसको सेंट्रल एशिया की वॉर्स में लगा सके और अपना यहाँ पर सर्वाइवल को क्या कर ले, सिक्योर कर ले। और हाँ, सर्वाइवल के साथ थोड़ा थोड़ा बच्चों पावर भी आपका जुड़ा रहता है। तो अपनी उसकी पावर को भी स्टैब्लिश करना चाहता था, साथ के साथ अपने सर्वाइवल को भी सिक्योर करना चाहता था। इसलिए महमूद गजनवी ने या महमूद गजनी ने इंडिया पर 17 टाइम्स अटैक किए और इन अटैक्स का जो ऑब्जेक्टिव था वो कोई किंगडम को स्प्रेड करना नहीं था, कोई किंगडम को स्टैब्लिश करना नहीं था, मेयर क्या था आपका, लूट था, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट इन्वेडर आपका इंडिया में आएगा महमूद गजनी के बाद, महमूद गजनी के बाद जो नेक्स्ट इन्वेडर आपके यहां आएगा बच्चों, ये था मोहम्मद गौरी। कौन था, मोहम्मद गौरी। इसका नाम, बहुत सारे नाम है बच्चों, एक इसका नाम है मुइजुद्दीन, एक इसका नाम है बच्चों शहाबुद्दीन गौरी, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। ये दोनों के दोनों नाम किसके हैं बच्चों, मोहम्मद गौरी के हैं। अगर मोहम्मद गौरी की हम बात करें बच्चों, तो मोहम्मद गौरी जो था देखो अफगानिस्तान में यहां हुआ करता था गजनी, जहां से कौन आया था, महमूद गजनवी आया था। और इसी के साउथ में हुआ करता था गौर का किंगडम, ठीक है। कौन सा किंगडम था बच्चों, गौर, GHOUR। गौर किंगडम कहां पर था आपका, गजनी के साउथ में था। अब इस गौर किंगडम का शासक कौन था, गौरी था या मुइजुद्दीन था। और मुइजुद्दीन क्योंकि कहां का रूलर था, गौरी का था, गौरी का रूलर था, इसलिए क्या कर दिया, मोहम्मद गौरी उसको कह दिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब गौरी ने सबसे पहले अटैक करने की कोशिश की गुजरात की तरफ से 1175 में। 1175 में मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले गुजरात की तरफ से इंडिया में एंटर होने की कोशिश की। और ऐसा उसने क्यों किया होगा बच्चों, क्योंकि देखो
सोमनाथ मंदिर कहाँ था? गुजरात में था। तो इसको अपने पुराने जो इसका प्रीडेसेसर था, इसके इन्वेजन से ये मालूम था कि गुजरात क्या है, एक प्रॉस्पर स्टेट है, एक प्रॉस्पर आपकी कंट्री है, ठीक है। इसलिए उसने सोचा कि मैं भी कहाँ से एंटर करता हूँ। देखो बच्चों, ये पाकिस्तान है, ये बाउंड्री पाकिस्तान है। उसने सोचा मैं भी कहाँ से एंटर करता हूँ, गुजरात से एंट्री करता हूँ। पर यहाँ पर रूल था उस समय चालुक्यास का, चालुक्यास का रूल था यहाँ पर। चालुक्यास के रूल होने की वजह से चालुक्यास जो रूलर था, कौन बच्चों? भीम सेकंड। कहते हैं कि भीम सेकंड ने 1175 में गौरी को डिफीट किया था और 1 साल तक इसको अपने यहाँ कैदी बना के रखा था, प्रिजनर बना के रखा था गौरी को। 1 साल के बाद इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब गौरी ने कहा यहां से जाऊंगा तो ये चालुक्य वाले मुझे फिर पकड़ लेंगे, फिर पीट देंगे। तो इसने इस बार अपना रास्ता बदला बच्चों और ये पहुंचा दिल्ली। कब बच्चों? ये दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली में होता है तराइन का पहला बैटल, बैटल ऑफ तराइन। तो फर्स्ट बैटल वाज फॉट इन 1191 एडी। और इस समय बच्चों दिल्ली का रूलर कौन है आपका? पृथ्वीराज चौहान है। कौन है बच्चों? पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के फर्स्ट बैटल में गौरी को डिफीट किया था, ठीक है। अब पृथ्वीराज का जो राइवल था बच्चों, ये कन्नौज का जयचंद था। यहां पे कौन था? कन्नौज में था बच्चों रूलर जयचंद, ठीक है। जयचंद किसका राइवल था बच्चों? पृथ्वीराज चौहान का। समझ में आ गया, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान का राइवल कौन था बच्चों? जयचंद था, ठीक है। जयचंद कहां का रूलर था? कन्नौज का रूलर। तो कन्नौज के रूलर जयचंद ने कॉन्स्पिरेसी किसके साथ? जो गौरी के साथ। उसने कहा कि तू अटैक कर, मैं तेरी हेल्प करूंगा। तो देखो 1 साल बाद ही 1191 में हार के गया, 1192 में दोबारा से आ गया। किससे? पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए। और अब यहां पर क्या होगा बच्चों? सेकंड बैटल ऑफ तराइन होगा। यहां सेकंड बैटल ऑफ तराइन होगा 1192। और ये सेकंड बैटल किससे बीच होगा बच्चों? ये पृथ्वीराज चौहान और आप पे गौरी के बीच में होगा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाएगी? हार हो जाएगी, ठीक है। और अब दिल्ली में किसकी कौन बैठ गया है आपका? अब दिल्ली का शासक बन गया है गौरी। अब देखो गौरी अगर दिल्ली में आ गया है, दिल्ली का एक्सेस उसको मिल गया है, तो वो यहां रुकेगा? वो बिल्कुल नहीं रुकेगा। उसका उसने अटैक किया कन्नौज पर 1194 में। चंदावर का बैटल हुआ और कन्नौज का जो राजा था जयचंद, उसको डिफीट किया। उसके बाद वो यहां से आगे बढ़ा बच्चों और पहुंचा कहा? बंगाल में। बंगाल में इस समय रूलर था लखनौतीज का। लखनौती रूल कर रहे थे इस समय बंगाल में, ठीक है। और लखनौतीज को हराया। उसके बाद ऐसे मुड़ा बच्चों, यहां पर देखो ये जो रीजन है ना बच्चों, इसे ना कहते हैं बुंदेलखंड। और यहां पे रूल करते थे चंदेलाज। चंदेलाज यहां पे रूल करते थे बच्चों, चंदेलाज। देखो ये चंदेलाज वही है बच्चों जिन्होंने एमपी में खजुराहो के टेम्पल्स बनाए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ना बच्चों बहुत आता है एग्जाम में कि जो खजुराहो के टेम्पल्स हैं, मध्य प्रदेश में है खजुराहो। मध्य प्रदेश जो हमारा स्टेट है कंट्री का, उसका वहां पर एक एंशियंट साइट है, एंशियंट टेम्पल साइट है, उसका नाम क्या है? खजुराहो है। तो खजुराहो के टेम्पल किसने बनाए थे बच्चों? आपके चंदेल रूलर्स ने आपके बनाए थे, ठीक है। उसने चंदेला उसको डिफीट किया। और यहां पर थे परमार। मालवा में ये रीजन कहलाता है बच्चों, मध्य प्रदेश और राजस्थान गुजरात से लगता है रीजन कहलाता है मालवा। मालवा में हुआ करते थे परमार। पर देखो यहाँ पे चालुक्य तो यहाँ नहीं गया, यहाँ से ऊपर होकर फिर यहाँ से बाहर निकल गया, वापस चला गया, ठीक है। और जब वो यहाँ से वापस गया था, जब वो यहाँ से वापस गया था तो अपने इस पूरे रीजन को अपने सबसे इंपॉर्टेंट वजीर को देकर गया था। और उस वजीर का नाम था बच्चों कुतुब दीन ऐबक, ठीक है। यानी कि गौरी ने क्या किया? एक मुस्लिम स्टेट को स्टैब्लिश किया। यानी कि बच्चों क्या होगा? गौरी का इंडिया जो इन्वेजन आपका हुआ, उसका इंडिया इन्वेजन का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था बच्चों? कि इंडिया में एक मुस्लिम किंगडम को स्टैब्लिश करना। इंडिया में एक मुस्लिम किंगडम को स्टैब्लिश करना गौरी का आपका ऑब्जेक्टिव था। और गौरी अब हम देख सकते हैं कि इसने दिल्ली को जीता, फिर इसने कन्नौज को जीता, फिर बंगाल में लखनौतीस को डिफीट किया, इसने बुंदेलखंड में चंदेलास को डिफीट किया, फिर इसने, ये रीजन है मालवा, मैं यहाँ पे नीचे स्टेट का नाम लिख देता हूँ, ये रीजन है मालवा बच्चों।
और चंदेल से आपके कहा बुंदेलखंड में। ठीक है, बुंदेलखंड में इसने डिफीट किया चंदेलों को, मालवा में डिफीट किया परमार्स को, और उसके बाद वापस चला गया अपने गौर को। और इस रीजन का शासक किसको बनाया इसने? कुतुबुद्दीन ऐबक को इस रीजन का शासक बनाया। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, जो आपका महमूद गजनी था ना बच्चों, इसने भी इंडिया में इसी टाइप का एक्सपेडिशन आपका किया था। ये चंदेलास थे जिसने गजनी को डिफीट किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है कि विच इंडियन पावर डिफीटेड गजनी, गजनी को किस इंडियन पावर ने डिफीट किया था या किसने उसको होल्ड करके रखा था, उसके एक्सपेडिशन को रोक दिया था? तो ये कौन थे? आपके चंदेलास थे। चंदेलास ने गजनी को आपका डिफीट किया था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं क्या कि ये पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया है, ये गौरी ने इसको क्या कर लिया है? अपना बना लिया है। और इस रीजन में किसको स्टैब्लिश किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक को इस पूरे रीजन का गवर्नर बनाया है। एक और चीज समझ लें बच्चों कि यहां पर बिहार में एक बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी बच्चों, इसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, बिहार के पटना में नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करता था। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है बच्चों, ये गुप्ता रूलर महेंद्र गुप्त के द्वारा आपका बनाया गया था। ठीक है, जब गुप्ता रूलर शासन करते थे एंशिएंट इंडिया में, उस समय बहुत पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी आपकी बनाई गई थी। और इस नालंदा यूनिवर्सिटी से बहुत सारे चाइनीज ट्रैवलर्स आपके शिक्षा लेने के लिए आते थे। इस नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, इस नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने डिस्ट्रॉय किया था बच्चों? बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था। बख्तियार खिलजी जो था ना बच्चों, ये गौरी का जनरल था। ये कौन था आपका? गौरी का आपका जनरल था बख्तियार खिलजी। तो हम देखते हैं कि इस तरह गौरी आपका इंडिया में आया था। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप गौरी आपका इंडिया में आया था। और पहले उसने कोशिश की गुजरात के रास्ते घुसने की, पर गुजरात में उसको डिफीट कर दिया गया। गुजरात में इस समय चालुक्य रूलर्स आपके रूल करते थे। गुजरात में इन चालुक्य रूलर्स ने इसको डिफीट आपका कर दिया। ठीक है, और उसके बाद ये फिर से वापस आया, कहाँ से? दिल्ली के रास्ते। इसने दिल्ली में आपका बैटल आपकी लड़ी। तराइन का पहला बैटल लड़ा इसने दिल्ली में। तराइन के पहले बैटल में इसकी हार हो गई, इसको पृथ्वीराज चौहान ने आपका डिफीट कर दिया। सेकंड बैटल में जो 1192 में हुआ था, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, उसमें कन्नौज का जो रूलर था जयचंद, उसने हेल्प की गौरी की, जिसकी वजह से 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन में गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान एंड किल्ड हिम। ठीक है, उसके बाद कन्नौज में आपका शासक था कौन? जयचंद। उसके साथ चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में, और 1194 में गौरी ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। उसके बाद उसने बंगाल गया। ये जो लखनौती मैंने यहाँ पे लिखा है, लखनौती रूलर्स जो थे ये आपका बंगाल में रूल किया करते थे। ठीक है, ये कहाँ रूल करते थे बच्चों? बंगाल में रूल किया करते थे। उसने इनको हराया। फिर ये गया कहाँ पर? बुंदेलखंड के रीजन में, जहाँ पे चंदेल रूल करते थे। इसने चंदेलास को हराया, उसके बाद परमार्स को हराया, उसके बाद कहाँ चला गया आपका? वापस चला गया गौर। और अपने इस पूरे एरिया को किसको देकर गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर गया, जो क्या बना? उसका इस रीजन का गवर्नर आपका बना। ठीक है बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके पास बहुत सारे जो गौरी था, इसके बाद बहुत सारे आपके वजीर थे, लेकिन इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को क्यों चुना? उसके पीछे क्या रीजन है? थोड़ा सा मैं आपका जस्ट इसको आपको समझा देता हूं। ठीक है, और इस क्लास में मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ गौरी की आपका मीटिंग कैसे हुई, भेंट कैसे हुई। और क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया में स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है। और क्यों स्लेव कहा गया इसको, इस जो अभी जिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं उससे हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो जब गौरी पहले से ही स्टैब्लिश रूलर था, इस पूरे के पूरे रीजन को उसने जीत रखा था, लाहौर वगैरह रीजन उसके अंडर ही था। तो कहा जाता है कि गौरी एक बार मार्केट घूमने निकला था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का था, एक बार मार्केट घूमने निकला और घूमते घूमते वो कहाँ पहुंचा? आपके स्लेव मार्केट में पहुंचा।
कहाँ पहुंचा? स्लेव मार्केट में पहुंचा। ये देखो, ये एग्जांपल में आपको फोटो शायद दिखाई दे रहा होगा। ये स्लेव मार्केट हुआ करता था अर्ली टाइम में। लोग यहाँ पर जाकर अपने घर के लिए, खेतों में काम करने के लिए और भी किसी काम के लिए मजदूरों को खरीदा करते थे, गुलामों को खरीदा करते थे। ठीक है, जो गुलाम क्या होंगे, थोड़े हस्त पुष्ट होंगे। जैसे आपको ये दो मुस्टंडे नजर आते हैं यहाँ पे, तो इनको यूज किया जाता था लड़ाई के लिए, सैनिकों के लिए। ठीक है, या अपना गार्ड बनाने के लिए इनका इस्तेमाल आपका किया जाता था। ठीक है, सो ये कहा जाता है कि एक बार गौरी जो था ना, वो अफगानिस्तान में एक जगह है नौशेरा, नौशेरा के मार्केट में घूमने निकला था। और घूमते घूमते वो स्लेव मार्केट में पहुंचा तो उसको एक लड़का दिखा। ठीक है, उसको क्या दिखा? वहां एक लड़का दिखा जो कुरान पढ़ता था, जिसको कुरान पढ़नी आती थी। कुरान पढ़ने के साथ साथ वो हॉर्स राइडिंग भी करके दिखा रहा था, क्योंकि देखो जितना स्लेव स्किलफुल होगा उसको उतने ही पैसे में बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा। उसने हॉर्स राइडिंग करके दिखाई और उसने आपके तीर चलाकर भी जो आपको दिखा रहा था। ठीक है, वो एरो शूट भी आपका कर रहा था, आर्चरी भी आपका करके दिखा रहा था वहां पर। तो अगर ऐसा कोई गुलाम नजर आता है तो उसके रेट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो जब गौरी उस बाजार से गुजरा और उसने देखा कि इस तरीके से कि एक दास जो है उसको कुरान पढ़ना भी आता है और वो हॉर्स राइडिंग करना भी जानता है, साथ साथ वो आर्चरी करना भी जानता है, तो गौरी ने उस स्लेव को बहुत ऊंचे दाम पर खरीद लिया। और ये कहा जाता है बच्चों कि हाँ, उस गौरी ने उस स्लेव को बहुत ऊंचे दाम पर खरीद लिया और इसी स्लेव का नाम था बच्चों ऐबक। ठीक है, या कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो, ऐबक का मतलब होता है बच्चों गॉड ऑफ मून। ठीक है, ऐबक का मतलब क्या होता है बच्चों? गॉड ऑफ मून। देखो, हुआ यह था कि ऐबक जो था ये एक नोबल फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि क्लैन्स आपस में झगड़ते रहते थे, तो हो सकता है कि इसके जो क्लैन थे उसको दूसरे क्लैन ने आपका डिस्ट्रॉय कर दिया, इसके माता पिता को मार दिया, और अब जो बच्चे हुआ करते थे ऐसे क्लैन्स के, उनको स्लेव मार्केट में बेच देते थे। तो ऐबक भी एक नोबल फैमिली का था, लेकिन ये स्लेव की तरह बेच दिया गया और इसको एक काजी ने उठाया, काजी ने खरीदा। काजी बच्चों जैसे हमारे मंदिर में पुजारी होते हैं, वैसे ही मस्जिद में शादीशुदी कराने वाले आपके काजी होते हैं। ठीक है, मस्जिद में। ठीक है, तो इसको एक काजी के द्वारा आपका खरीदा गया। और जब काजी ने इसको खरीदा तो ये 7 साल का था, और जब काजी ने इसको बेचा तो ये 17 साल का था। यानी कि 10 साल इन्वेस्टमेंट किया काजी ने इस पर, है ना। इसको कुरान पढ़ना सिखाया, तीर चलाना सिखाया, घुड़सवारी आपकी सिखाई, और उसके बाद 17 साल में इसने किसको बेच दिया? आपके गौरी को बेच दिया गया अच्छे दामों पर। तो ये ऐबक नाम रखने वाला कौन था इसका? ये काजी गुरु ही था, या काजी मालिक ही इसका था, जिसने इसको ऐबक का नाम आपका दिया था। क्लियर हो गया बच्चों? सो मोहम्मद गौरी के साथ जो ऐबक की पहली मीटिंग है, अब आपको समझ में आ जाएगी किस तरह मोहम्मद गौरी के साथ ऐबक की पहली मीटिंग आपकी हुई, और किस तरह इस ऐबक ने ये जितने भी आप काम देखते हैं, जो भी मैंने आपको समझाए अभी, कि मोहम्मद गौरी का गुजरात, अगली बार गुजरात से ना जाकर, मोहम्मद गौरी का गुजरात से जाकर अगली बार दिल्ली के रास्ते जाना, जयचंद से दोस्ती करना, पृथ्वीराज को हराना, ठीक है, लखनौतीस को हराना, ये पूरा का पूरा एक्सपीडिशन जो था इंडिया में, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक्सपीडिशन जो था इंडिया में, यहां कौन था बच्चों? पृथ्वीराज चौहान था यहाँ। ये था, यहाँ पर था आपका जयचंद, और यहाँ पर थे आपके लखनौती, यहाँ थे आपके चंदेल्स, यहाँ पर थे आपके परमार्स, ठीक है, यहाँ पर थे आपके चालुक्यास। ये जो पूरा का पूरा रूट बनाना, इसकी स्ट्रेटेजी को बनाना, ये सारा के सारा प्लानिंग करने वाला कौन था बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसीलिए जब गौरी यहां से वापस गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक को इस पूरे रीजन का गवर्नर बनाकर गया। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक
इस पूरे रीजन का गवर्नर बन जाएगा और अपनी कैपिटल कहाँ बनाएगा, लाहौर में बनाएगा। ठीक है, सो ये था आपका इन्वेजन, जिससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह भारत में एक मुस्लिम स्टेट आपका स्टैब्लिश आपका हुआ, मुस्लिम राज्य की स्थापना आपकी हुई, और किस तरह अब हम पहुंच चुके हैं जब हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हो चुकी है। तो ये था बच्चों आज का चैप्टर, जिसमें हमने गौरी और गजनी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, और किस तरह दिल्ली सल्तनत का फॉर्मेशन आपका हुआ, दिल्ली सल्तनत किस तरह फाउंड आपकी की गई, इनके बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए बाय बाय।